नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। लॉटरी वाले भी क्या टिकट निकालते होंगे जो भाजपा वाले सीएम निकालते हैं। बंद बक्से में डाला हाथ, निकाली पर्ची और पढ़ दिया नाम। चलो भाई, शपथ ले लो, मुख्यमंत्री आप, बाकी हम देख लेंगे। जी हां, पहली बार का विधायक सीधे मुख्यमंत्री। जिन भजनलाल शर्मा को भाजपा का टिकट मिलने का भी ठिकाना नहीं था, पार्टी ने बार बार दौड़ाया। टिकट मिल गया तो जीत के लिए आश्वस्त नहीं थे, और जीत भी गए तो घर में बैठ गए थे कि सीएम की लड़ाई में अपना क्या काम। उन्हें भाजपा ने राजस्थान का नया भाग्य विधाता चुना है। विधायक दल की बैठक में चौथी यानी कि आखिरी पंक्ति में बैठे थे भजनलाल शर्मा। उन्हें साफी हवा नहीं थी कि क्या होने जा रहा है, लेकिन दिल्ली से आए तीनों पर्यवेक्षकों को पूरा पता था कि उन्हें क्या करने के लिए भेजा गया है। आपको बता दें कि भाजपा आला कमान ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को राजस्थान के सीएम का फैसला करने के लिए पर्यवेक्षक बनाकर भेजा था, लेकिन सिर्फ कहने के लिए। तीनों नेताओं ने जयपुर पहुंचकर सारे विधायकों के साथ बैठक की। दोपहर में राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे के साथ अलग से मुलाकात की। वसुंधरा राजे को उसी समय बता दिया गया था कि आपका पत्ता कट चुका है, उम्मीद से मत रहिए। नए मुख्यमंत्री के नाम के बारे में उन्हें उस समय तक भी कुछ नहीं बताया गया था, लेकिन इसके ठीक पहले, मतलब वसुंधरा से मीटिंग से ठीक पहले, राजनाथ सिंह के पास दिल्ली से एक फोन आता है। वो फोन भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा का था, और बताते हैं कि 30 सेकंड के इस फोन कॉल में उन्हें बता दिया गया था कि फैसला क्या है। और इस फैसले का मतलब यह था कि हम किसी भी ताकतवर नेता को राज्यों की सत्ता में नहीं चाहते, न मध्य प्रदेश में, न छत्तीसगढ़ में, और न ही राजस्थान में। इसके साथ ही तय हो गया था कि जनता की हथेली पर एक और कठपुतली सीएम थोपा जा चुका है। जी हां, कठपुतली मुख्यमंत्री, जो न वसुंधरा राजे हो सकती थी, न शिवराज सिंह चौहान हो सकते थे, और न ही एक हद तक रमन सिंह हो सकते थे। इसके अलावा भी कई नाम थे, जैसे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सीपी जोशी, अर्जुन मेघवाल, दिया कुमारी, उधर मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया वगैरह वगैरह। ये सारे लोग भरोसेमंद तो हैं, लेकिन कठपुतली होने में उतना भरोसा नहीं था। भजनलाल शर्मा को तो पहले यकीन ही नहीं हुआ कि वो वाकई मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। वो तो न 3 में थे, न 13 में, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी खूबी बन गई कि वो किसी गिनती में ही नहीं थे। उनके साथ ही दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम चुना गया है। वहीं वासुदेव देवनानी को स्पीकर बनाया जाएगा। मतलब वसुंधरा राजे के हाथ में न सत्ता आई और न ही सम्मान। वो आज ठगी हुई महसूस कर रही होंगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को गिराकर मोहन यादव को बैठा दिया गया। लेकिन इससे आगे बढ़कर देखें तो क्या यह केंद्रीकृत सत्ता प्रणाली की प्रस्तावना की तरह नजर नहीं आ रहा है, जिसमें चीन की तरह एक ही व्यक्ति सारे फैसले करे और बाकी के पदों पर उसके मोहरे बैठे हों, जो इतने कमजोर हों कि सत्ताधीश के खिलाफ जाने के बारे में सोच भी न सकें। आपको याद हो तो 2 सितंबर को ही मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन का रास्ता निकालने के लिए एक कमेटी बनाई थी। खास बात यह थी कि यह फैसला 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाने के ऐलान के ठीक एक दिन पहले आया था। याद कीजिए, उसी सत्र में महिला आरक्षण बिल पास हुआ था। इसके सदस्य के तौर पर ज्यादातर ऐसे चेहरों को चुना गया जो सरकार के समर्थक माने जाते हैं। कई तो ऐसी उम्र में हैं जो न चल सकते हैं, न बोल सकते हैं, और न ही सोच सकते हैं, जैसे सुभाष कश्यप। उनकी उम्र 94 साल हो चुकी है और सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाना वो बरसों पहले छोड़ चुके हैं। खैर, 3 राज्यों में कठपुतली मुख्यमंत्री चुने जाने के पीछे क्या नरेंद्र मोदी की यही व्यक्तिवादी सोच नहीं है? एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की जो अधिसूचना जारी की गई थी, उसमें साफ लिखा था कि समिति भारत के संविधान के तहत मौजूदा ढांचे और अन्य वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें देगी। समिति इस बात की भी जांच करेगी कि क्या संविधान में संशोधन के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा का उद्देश्य लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों को
एक साथ कराना है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विचार के घनघोर समर्थक रहे, बल्कि कहिए कट्टर समर्थक। उनका तर्क है कि लगातार चुनाव चक्र एक वित्तीय बोझ की तरह है और विकास में बाधा है। भाजपा ने बयान दिया था कि एक साथ चुनाव से सत्तारूढ़ दलों को लगातार चुनाव मोड में रहने की बजाय शासन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। इससे सामान्य सार्वजनिक जीवन में व्यवधान भी कम होगा, क्योंकि राजनीतिक रैलियां कम से कम करनी पड़ेंगी। चुनावों की वजह से आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण विकास के काम रुक जाते हैं। लेकिन क्या यह इतनी सीधी बात है? क्षेत्रीय दलों का कहना है कि यह भारत की राजनीति से छोटे दलों की भूमिका को खत्म करने की एक सोची समझी चाल है, क्योंकि उनके पास न तो इतने संसाधन होते हैं, न इतने नेता और न ही इतना पैसा जिससे वो इतने बड़े चुनाव में एक साथ उतर सकें। एक राष्ट्र एक चुनाव में वही पार्टियां मजबूती से टिकी रह सकती हैं जिनके पास एक विशाल ढांचा हो, और फिलहाल ऐसा ढांचा भाजपा और कांग्रेस के अलावा किसी भी दल के पास नहीं है। विपक्ष के दलों की दूसरी आपत्ति यह भी है कि इसका सीधा मतलब होगा, मतलब एक चुनाव का सीधा मतलब होगा मतदाताओं पर एकीकृत शासन व्यवस्था को थोपना। विपक्ष का यह भी कहना है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना लगभग असंभव है, क्योंकि इसका मतलब होगा मौजूदा विधानमंडलों के बचे हुए कार्यकाल में समय से पहले मनमाने तरीके से कटौती करना या उनकी शर्तों को बढ़ाना। यह कदम देश की लोकतांत्रिक प्रणाली और संघीय ढांचे को कमजोर करेगा। फिर भी बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि धारा 370 और राम मंदिर के बाद अब मोदी सरकार प्रेसिडेंशियल शासन पद्धति की तरफ बढ़ेगी। वो एक ऐसी सत्ता चाहते हैं जिसे कोई चुनौती ही ना दे सके। इस काम में जल्दबाजी की इंतहा यह है कि 2 महीने के भीतर एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की 2 बैठकें कर ली गई। सरकार उस स्थिति के लिए तैयार रहना चाहती है जब किसी संविधान संशोधन की सूरत के बाद अगर आधी से ज्यादा विधानसभाओं की मंजूरी लेने की जरूरत पड़े तो कोई मुश्किल ना हो। और ऐसा तभी हो सकता है जब खुद भाजपा शासित राज्यों में भी कठपुतली सीएम हो। जीत का सूत्रधार होने के बावजूद वसुंधरा राजे, रमन सिंह या फिर शिवराज सिंह चौहान को उनके राजनीतिक अधिकारों से इसीलिए बेदखल कर दिया गया ताकि यह संदेश साफ रहे कि मोदी के सामने न किसी की महत्वाकांक्षाओं का कोई मतलब है और न ही लोकप्रियता का। गौर कीजिए, नतीजे आने के बाद भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण हुआ उसमें एक बार भी उन्होंने इनमें से किसी नेता का नाम नहीं लिया। इसका सीधा मतलब क्या यह नहीं है कि मोदी की इच्छा ही आदेश है और उस आदेश की अवहेलना के बारे में किसी का सोचना भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए और लोगों से कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। इसी तरीके से फेसबुक हमारा पेज है, उसको लाइक कीजिए और लोगों से कहिए लाइक करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को पहुंचने में इससे मदद मिलेगी। ट्विटर को भी फॉलो कर लीजिए, आर्टिकल 19_इंडिया। नमस्कार।